राष्ट्रीय आय के अर्थ और राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को समझने के बाद हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना आखिर कैसे होती है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना या राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख विधियों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? उत्पाद विधि, जिसको मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी विधि है आय विधि और तीसरी विधि है आपकी व्यय विधि, इसको एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानते हैं। तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय की जब गणना करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय चाहे आप उत्पाद विधि से गणना करें, चाहे आय विधि से करें, चाहे व्यय विधि से करें, तीनों का मूल्य हमेशा समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अलग अलग विधियां हैं, तो तीनों को डिटेल के साथ विद एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा। तो मैं अलग अलग 3 वीडियो बना के आपको बताऊंगा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। ठीक है ना। सबसे पहली विधि है, जब हम उत्पाद विधि की बात करते हैं, उत्पाद और मूल्य वृद्धि विधि, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर 2 अलग अलग विधियां, अलग अलग तरीके, मतलब एक ही विधि के अंदर 2 तरीके से गणना की जाती है। तो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं उत्पाद विधि की, इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? इस विधि के अंतर्गत किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का क्या किया जाता है? योग किया जाता है। ठीक है ना, कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उसके बाजार मूल्य का योग किया जाएगा, और एक योग करने के बाद आगे की प्रोसेस में जाके जैसे विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध सालाना आय को जोड़ा जाता है, मूल्य राशि को घटाया जाता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, तब जाके राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। लेकिन इसकी मूल जो अवधारणा है वो है अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना करना। और यहाँ पर अंतिम, जब भी हम उत्पाद की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी उत्पाद की बात होगी उसका मतलब होता है अंतिम वस्तु और सेवाओं की, यानी कि अंतिम वस्तुओं के अंतिम मूल्य, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ेंगे तो वो होता है उत्पाद। लेकिन दूसरी तरफ है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि मतलब होता है उत्पादन की प्रक्रिया में हर एक उत्पादक जितने मूल्य को बढ़ाता है, क्योंकि उत्पादन केवल ऐसे नहीं होता, उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो आपने उत्पादन किया उसमें से आपका जो व्यय है, जो कच्चा माल है, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती मूल्य, को घटाने के बाद जो नेट बचता है वो होता है आपका मूल्य वृद्धि। तो दोनों तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली में दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अंतिम वस्तु की वजह थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी अंतिम वस्तु है। भाई चीनी अगर हम अपने घर में प्रयोग करते हैं मिठाई बनाने में, चाय बनाने में, कुछ और चीजें बनाने के लिए, तो वो अंतिम वस्तु है। लेकिन सेम चीनी अगर एक मिठाई वाला प्रयोग करता है मिठाई बनाने के लिए तो वो हो जाती है मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तु को क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उससे अच्छा होता है उत्पादन के स्तर के थ्रू हम मूल्य वृद्धि निकाल लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम यहाँ पर मूल्य वृद्धि विधि की बात करते हैं, उत्पाद विधि की बात करते हैं, इसके अंतर्गत कुछ तरीके हैं। सबसे पहली बात तो है, क्योंकि अंतिम वस्तु और सेवाओं का, इसका मतलब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है उत्पाद मूल्य की। किसकी गणना करते हैं? उत्पाद मूल्य। अगर आपने कितना उत्पादन किया, कितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, इस बात की गणना करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा उत्पाद मूल्य बराबर आपने कितनी वस्तु सेवाओं का बिक्री कर दिया, सेल कर दिया, प्लस स्टॉक में परिवर्तन, मतलब आपने कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर बिक्री घरेलू क्षेत्र का है तो कभी कभी इसमें हम जो है निर्यात का मूल्य भी जोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ पर बिक्री क्या दे रखा हो, घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत बिक्री का मूल्य दे रखा है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, एक है बिक्री मतलब कितना आपने बेच दिया, ठीक है ना, यानी कि बिक्री की इकाइयां मल्टीप्लाई बाई वस्तु का मूल्य। और स्टॉक में परिवर्तन होता है, स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए मतलब क्या आता है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, तब जाके हमें स्टॉक में परिवर्तन की गणना होती है, स्टॉक में परिवर्तन मिल जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया उत्पाद मूल्य। अब ये वस्तु का उत्पाद आ गया कि अंतिम वस्तु और सेवा आ गया, लेकिन एक्चुअली में किसी से गणना नहीं होती है, क्योंकि ये जो उत्पाद मूल्य है ये कुल मूल्य है। तो कुल मूल्य से नहीं कैलकुलेट होता हमें, क्योंकि किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है,
जिसको मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो उत्पाद मूल्य जैसे आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं मूल्य वृद्धि। क्या निकालते हैं? मूल्य वृद्धि, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। और मूल्य वृद्धि निकालने के लिए जो भी आपका उत्पाद मूल्य है, यानी कि जितनी वस्तु सेवा का आपने उत्पादन किया है उस मूल्य में से उसके उत्पादन के लिए जो भी खर्च किया आपने, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं या फिर मध्यवर्ती मूल्य को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तब जाके हमें मूल्य वृद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया स्टेप। अब मूल्य वृद्धि जैसे ही मिल जाता है, मूल्य वृद्धि की प्राप्ति हमें जैसी हो जाती है, उसके बाद हम निकालते हैं सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है, क्योंकि यहां पर जब भी वस्तु सेवाओं की बात करेंगे वो बाजार मूल्य पर ही तय होता है। तो सकल मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र हैं। जब उत्पादन के हम क्षेत्र की बात करते हैं, उत्पादन के क्षेत्र, तो उसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक है आपका उत्पादन का प्राथमिक क्षेत्र, उत्पादन का द्वितीयक क्षेत्र और उत्पादन का कौन सा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र है कि कृषि से संबंधित जो नेचर से जुड़ा रहता है, जैसे माइनिंग हो गया, खेती करना हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है ना, बागवानी हो गया, मीट पालन हो गया, ये सब चीजें जो होती है ना इस प्राथमिक। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाले वस्तुओं को, कच्चे माल को अंतिम वस्तु बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो द्वितीय क्षेत्र में होती है, जिसको हम निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण की फैक्ट्री वगैरह। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब। तो उत्पादन के अलग अलग क्षेत्रों में हम उन सभी क्षेत्रों का अलग अलग उत्पादन मूल्य निकालते हैं। जब सभी क्षेत्रों का उत्पादन मूल्य निकालते हैं तो प्राइमरी क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइमरी पी, और ये हो गया सेकेंडरी एस, और तृतीय को बोलते हैं टर्सरी यानी कि टी। तो इन तीनों को मूल्य को जोड़ देंगे, यानी तीनों का मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर। तीनों क्षेत्रों से जो भी मूल्य वृद्धि होता है, यानी कि कैसे, तीनों क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य में से उन क्षेत्रों के मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा देंगे तो बचेगा हमारा मूल्य वृद्धि। तो इसके बाद तीनों क्षेत्रों का मूल्य को जोड़ेंगे तो ये होगा सकल मूल्य वृद्धि। ध्यान में रखिएगा, यही सकल मूल्य वृद्धि है जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP-MB। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है, जब भी आपसे सकल मूल्य वृद्धि की बात कहा जाता है या फिर सकल मूल्य वृद्धि की बात किया जाता है, तो ये दोनों ही आइटम हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। बोथ आर सेम, दोनों ही एक जैसे होंगे। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। क्या हो गया कि हम सबसे पहले विभिन्न क्षेत्रों के वस्तुओं के उत्पादन मूल्य की गणना करते हैं, जिसमें से हम जो है क्या निकाल लेते हैं? मूल्य वृद्धि निकालते हैं। जैसे ही मूल्य वृद्धि आ जाता है तो अलग अलग क्षेत्रों के मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाता है, जिससे हमें प्राप्त होता है सकल मूल्य वृद्धि। जैसे ही सकल मूल्य वृद्धि होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जीडीपी आ गई और जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीपी के आने के बाद ही आगे हम जो है राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन करने के लिए स्टेप्स कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जीडीपी हो गया, हम अब क्या करेंगे? जीडीपी से निकालेंगे घरेलू आय। घरेलू आय शॉर्टकट में बोलते हैं इसको NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या चीज? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए जो भी आपने जीडीपी कहे या फिर GVA-MP कहे, दोनों सेम है। अब क्योंकि घरेलू आय में M शुद्ध होता है और ये ग्रॉस है, सकल मूल्य को शुद्ध मूल्य में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है। जब भी हम सकल मूल्य को शुद्ध मूल्य में गणना करेंगे तो यहां से माइनस कर दिया जाएगा मूल्य राशि को। ठीक है, मूल्य राशि को माइनस कर देंगे। दूसरा, बाजार मूल्य को साधन लागत में कन्वर्ट करना है। ध्यान में रखना, बाजार मूल्य को साधन लागत में बदलने के लिए माइनस कर दिया जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध
अप्रत्यक्ष कर, शॉर्टकट में बोला जाता है NIT। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जहां पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको देखिएगा प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर मिलेगा, लिंक ओपन कीजिए, वहां पर देखिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा मिलेंगी, जिसमें मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है किसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इजी ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, घरेलू आय मिल गया। जैसे ही घरेलू आय मिलता है लास्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है NNP-FC। हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था NDP-MP। जैसे NDP-MP कैलकुलेट किया वहां से हमें निकालना है क्या चीज, राष्ट्रीय आय। तो NDP-FC पे प्लस करेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी कि NFIA। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त होने वाला शुद्ध साधन आय। तो ये जो है आपका उत्पाद विधि यानी कि मूल्य वृद्धि विधि का पूरा मेथड है कि किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसको अगर हम छोटे तौर पे देखें कि सर क्या इतने सारे स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 2 ही स्टेप करने हैं अगर आपसे राष्ट्रीय आय पूछा जाता है। कैसे, क्योंकि ये तो आपको मैंने थ्योरेटिकल बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अगर हम इसके शॉर्ट मेथड की बात करते हैं, शॉर्ट स्टेप की बात करते हैं, 2 स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है। पहले स्टेप में GDP-MP निकालना है और दूसरे स्टेप में राष्ट्रीय आय निकालना है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है जरूरी नहीं है कि एग्जाम में राष्ट्रीय आय ही पूछा जाएगा। आपसे GNP-MP पूछा जा सकता है, आपसे NNP-MP पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आपको NDP-MP पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा सकता है। इसलिए सबसे पहले GDP को फिर कैसे जिससे बदलना है बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे करेंगे अब शॉर्ट फार्मूले में समझिए। बेसिकली आपको ये उत्पाद विधि तो समझ में आ ही गया होगा कि बस उत्पाद विधि में ध्यान में ये रखना है आपको कि उत्पाद विधि में कभी भी अंतिम मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। उत्पाद विधि के अंतर्गत जो सेकेंड हैंड यानी कि जो एक बार हो चुका है पुनः बिक्री मूल्य नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। ध्यान में इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत कभी भी जो है हस्तांतरण मूल्य यानी कि जो एक पक्षीय भुगतान होता है वो सब शामिल नहीं होता है। अब हम शॉर्ट में इसके क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला जो है वो बताइए। पहले आपको फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंतर्गत आपको निकालना है क्या चीज, GDP-MP या फिर GVA-MP। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है बिक्री मूल्य प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती मूल्य या मध्यवर्ती वस्तुएं, जो भी कह ले दोनों। ये आ गया। जैसे ही ये आ जाएगा पहला स्टेप, और इसी के तुरंत स्टेप में आप निकालिए राष्ट्रीय आय यानी कि NNP-FC, क्या बोलेंगे उसको, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला हो गया आपका GDP-MP, माइनस कर देंगे मूल्यह्रास को, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, और प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय। कितना कर देंगे तो राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात आती है सर ये तो आपने समझा दिया, क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट किया जाता है उत्पाद विधि के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे बोर्ड में आता है लग रहा इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है, लैंग्वेज हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, ठीक है ना। ये भी इस तरह से आता है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। राष्ट्रीय आय के अलावा कुछ भी पूछा सकता है, लेकिन आपको समझना है। अब हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास जो आइटम्स है वो है उत्पादन इकाइयों की बिक्री, वो भी इकाइयों में यानी कि क्वांटिटी है, और कीमत प्रति इकाई यानी कि ये प्राइस है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्पाद विधि में हमें चाहिए बिक्री की इकाइयां और प्रति इकाई मूल्य अगर दिया हुआ होता है तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30,000, यानी कि ये बिक्री मूल्य है टोटल। ध्यान में रखना इसको। उसके बाद मूल्यह्रास दे रखा है, इस मूल्यह्रास को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि फार्मूले में शॉर्टकट लिखेंगे तो बेटर होगा। मध्यवर्ती मूल्य ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, आपको पता है रॉ मटेरियल, ये अंतिम स्टॉक है, ये प्रारंभिक स्टॉक है, इन दोनों को माइनस करेंगे
यानी कि अंतिम और स्टॉक, तो यहां से निकलेगा स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है ना। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। नेक्स्ट है बिक्री कर। बिक्री कर के अलावा कुछ नहीं दे रखा है। जो बिक्री कर होता है ना वो अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि ये हमारा हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, जो नेट इनडायरेक्ट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडीज। तो सब्सिडी तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो सब्सिडी को छोड़िए, जो दिया हुआ हम उसको लेंगे। लास्ट में दे रखा है विदेशों से शुद्ध साधन आए, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में NFIA, ठीक है ना। ये दे रखा है 2000। तो ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया, अगर क्वेश्चन आपके दे रखा है इसको 2 स्टेप में सॉल्व कीजिए। वैसे ही बुक में तो एक ही स्टेप में सॉल्व करके दिखा दिया जाता है, लेकिन अगर समझना है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार राष्ट्रीय ही आएगा। इसकी जगह पर कुछ भी पूछा सकता है कि सकल राष्ट्रीय बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो फार्मूला एक साथ पढ़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीडीपी निकालिए। इसका मतलब होता है ये आपके पास जो भी आइटम दे रखा है इन आइटम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे हम निकालेंगे जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, यानी कि Q मल्टीप्लाई बाय P। इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज, स्टॉक में परिवर्तन, क्या जाएगा हमारा स्टॉक, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्या चीज, स्टॉक में माइनस कर दिया जाएगा मध्यवर्ती लागत। मध्यवर्ती लागत कर दीजिए इसको सॉल्व। अब हमने फार्मूला दिया, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बिक्री की इकाइयां 1000, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास रखा है कीमत प्रति इकाई कितना है 30, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, इसमें से प्लस कर देना है स्टॉक में परिवर्तन, जो कि होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, यानी कि 3000 माइनस 2000, 3000 माइनस 2000, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा मध्यवर्ती लागत। और मध्यवर्ती लागत कितना दे रखा है, ये देखिए 12000, माइनस कर देंगे यहां से 12000, बस हो गया। सॉल्व कीजिए, जीडीपी एमपी आ जाएगा। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। डाउट होता है ना बेटा, कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डाउट लिख के बताइए, सॉल्व करो, मैं बता दूंगा। तो ये हो गया आपके पास कितना 30,000 माइनस 1000 माइनस 12,000, तो टोटल हो जाएगा 30,000 माइनस 13,000, ठीक है। 13,000 को माइनस कर देंगे। अब 30,000 में से 13,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दैट इज 17,000। कितना आ जाएगा 17,000, यानी कि इसके जो लिखेंगे क्योंकि करोड़ में है तो 17,000 करोड़ आ जाएगा। अब ये राष्ट्रीय निकालना है, क्योंकि जीडीपी एमपी आ गया, राष्ट्रीय बिल्कुल निकाल लीजिए। हमारे पास हमें निकालना है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को शॉर्टकट में बोलते हैं NNPFC। अब हमारे पास दे रखा है जीडीपी एमपी, अभी कैलकुलेट किया है। अब बदल दीजिए, ग्रॉस को एन में कन्वर्ट करना है, सकल को शुद्ध मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है क्या चीज, डेप्रिसिएशन। इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष यानी कि NIT को ही माइनस कर दिया जाता है, और घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए प्लस कर दिया जाएगा NFIA, विदेशों से प्राप्त होने वाला शुद्ध साधन आय, ठीक है। अब सबकी वैल्यू को रखिए। जीडीपी एमपी कितना है, हमने कैलकुलेट किया 17,000। मूल्यह्रास कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूल्यह्रास ये दे रखा है कितना 1000। NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध तो नहीं दे रखा है लेकिन बिक्री कर दे रखा है, ये हमारा अप्रत्यक्ष कर हो गया 3500, और प्लस कर देना है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी कि कितना है 2000, इसको प्लस कर देंगे 2000, तो ये हो गया 17,000 और 2000 19,000, उसी से माइनस करेंगे 35 और 1 यानी कि 4500। कितना आ गया 005, इधर बचा तुम्हारा कितना 8 में से 4 गया 4 1, यानी 14,500 हमारा राष्ट्रीय आय है, और यही हमारा आंसर है। इतना करने के आपके एग्जाम में आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड में मिलता है 4 नंबर, उत्तराखंड बोर्ड में मिलता है 6 नंबर, ठीक है ना, और बिहार बोर्ड में आ गया फिर 10 नंबर, और यूपी बोर्ड में आ गया लगभग 7 से 8 नंबर, ठीक है। अलग अलग हिसाब से होता है। कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक अपने डाउट को मुझसे पूछिए, डाउट को मन में मत रखिए, पूछिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू एंड बाय।